हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी। अब तो एनटीपीसी का डेट भी दे दिया है, तो आप एकदम सशक्त तरीके से लग जाइए। आपको अगर सफल होना है तो टाइम बाउंड स्टडी कीजिए, सारे सब्जेक्ट्स को बांट दीजिए कैटेगरी वाइज और उसके आधार पर अपनी तैयारी को धार दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि पिछले बार एनटीपीसी के एग्जाम में पहले एनटीपीसी आपका होगा, उसके बाद ग्रुप डी होगा। तो एनटीपीसी के एग्जाम के लिए आपको साइंस एक महत्वपूर्ण भूमिका पिछले बार भी निभाया था, क्योंकि इसमें इकोलॉजी, एनवायरमेंट और आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो मैं सेट लेके आया हूं आपको, वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान, ये जो अपनी किताब है, इस वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान में मैंने प्रयास किया है कि आपको हर टॉपिक के प्रश्न आपको डिस्कस हो जाए, जिससे आपकी सफलता में तीव्र धार आ जाए और आप सफल हों। तो बच्चे, आज मैं सेट 5 का डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे पता है बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं। और बच्चे, आप लोग जुड़िए जुड़िए जुड़िए, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि यही चैनल जो है आपको सफलता दिलाने के लिए आपके अनुसार और एग्जाम के पैटर्न पर आधारित प्रश्नों का हल करवाता है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के बहुत सारे प्रश्न मैं करवा दूंगा आपको, केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रश्न करवा दूंगा। मैं बैलेंस्ड वे में आपका डिस्कशन करा रहा हूं, बैलेंस्ड वे में क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि 25 प्रश्न में आपको पता है, मुझे पता है कि फिजिक्स के कितने प्रश्न आएंगे, तो उसी आधार पर मैं डिस्कस करा रहा हूं। और ये ग्रुप डी के लिए भी आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बुक में मैंने पीरियोडिक टेबल के भी बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, जो आपकी सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, आपको निश्चित रूप से ये सफल बनाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न में। पहला प्रश्न देखिए क्या है आपका, बहुत बेजोड़ प्रश्न है भाई जी। कह रहा है कि अनाज की धूल से कौन सी बीमारी होती है। तो जैसे ही अनाज की धूल आपके शरीर के अंदर जाएगा, आपके सांस से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, तो भैया आपका फेफड़ा क्या होगा, प्रभावित होगा, और वहां छोटे छोटे पैचेज पड़ जाएंगे, यानी आपका कृषक फुसफुस हो जाता है। कौन सा फुसफुस होगा, कृषक फुसफुस होगा। याद रखिएगा, कौन सा फुसफुस बोलते हैं इसको, कृषक फुसफुस बोल रहे हैं। फिर देखिए, तंबाकू की धूल से, ठीक है, टोबैकोसिस, तंबाकू की धूल से, जैसे ही सांस लीजिएगा तंबाकू की धूल से, तो आपका निकोटीन आपके शरीर के अंदर जाएगा और धूलकण आपके फेफड़े में बैठ जाएगा, और यह एक बीमारी उत्पन्न करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टोबैकोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, टोबैकोसिस कहेंगे। अब देखिए, कपास की धूल से, ध्यान दीजिएगा, कपास की धूल से क्या होगा, तो बायोसिनोसिस हो जाता है। यानी बायोसिनोसिस किसके कारण, कपास की धूल के कारण। और गन्ने की धूल से क्या होगा, तो बेगासोसिस हो जाएगा। क्या होगा, बेगासोसिस होगा। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट वे में क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्या होगा इसका आंसर, 1 का 3 नंबर। तो 1 का 3 पहला ही ऑप्शन आपको पकड़ा गया, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा आंसर, बी नंबर आंसर होगा। मेरी बात को समझिएगा। अनाज की धूल के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो अनाज की धूल, आपको पता है कि जैसे ही, ठीक है, आपका अनाज का धूल निकलेगा तो वो सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज होता है। और याद रखिएगा, सेलुलोज जो है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, सेलुलोज जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H10O5N होता है। मनुष्य इसको पचा नहीं सकता, और ये धूलकण आपके शरीर के अंदर जाकर के आपको बीमारी उत्पन्न करेगा, जिसको हम कृषक फुफ्फुस कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषक फुफ्फुस कहते हैं। और देखिए, तंबाकू की धूल से क्या होगा, टोबैकोसिस हो जाता है। और याद रखिएगा, तंबाकू की धूल में क्या होगा, तो निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन होता है। याद रखना है, निकोटीन होगा। तंबाकू में क्या, निकोटीन होता है, और यह आपके शरीर को प्रभावित करता है। और कपास की धूल, आपको पता है कि कपास जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो बीज से कपास प्राप्त होगा। और जब बीज का आवरण हटेगा तो क्या होता है कि वो धूल आपके शरीर के अंदर जाकर के क्या उत्पन्न करेगा, तो याद रखिएगा, बायोसिनोसिस। क्या उत्पन्न करता है, बायोसिनोसिस, यानी ये साइनस को प्रभावित करता है। और गन्ने की धूल जो है, ये भी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर बेगासोसिस उत्पन्न करता है। तो ये याद रखनी है आपको, बार बार आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या इसका मैंने डिस्कशन कराया है।
ये देखिए कि अनाज की धूल कृषक फुफ्फुस, आपको पता है, एकदम याद रखिए। तंबाकू की धूल टोबैकोसिस, और कपास की धूल क्या करेगा? बायोनोसिस उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? बायोनोसिस उत्पन्न करेगा। गन्ने की धूल बेगासोसिस। आपको पता है कि गन्ना से आप शर्करा प्राप्त करते हैं, और गन्ना शर्करा को हम सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। और याद रखिएगा, सुक्रोज जब भी बात करेंगे तो C12H22 और क्या होता है? O11 इसका फॉर्मूला होता है। और याद रखिएगा कि अगर हम फल शर्करा की बात करें तो फल शर्करा क्या होता है भाई? फल शर्करा होता है फ्रुक्टोज होगा। क्या होगा? फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज। और यह कीटो शुगर होता है। कौन सा शुगर होगा? तो कीटो शुगर होगा, यानी इसमें आपको कीटोन होता है। क्या होगा? कीटोन होगा। तो ध्यान में रखिए, गन्ना शर्करा यानी सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, और फल शर्करा यानी फ्रुक्टोज, और यह कीटो शुगर है। कौन सा शुगर है? कीटो शुगर। और तंबाकू में क्या होता है? तो भाई साहब तंबाकू में निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन होता है। तो जो मैं बातें बता रहा हूं एकदम उसको ध्यान में रखिए, और यही आपको एग्जाम में आएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखिए बहुत बेजोड़ प्रश्न है भाई। कह रहा है ओजोन लेयर। कौन सा लेयर? ओजोन लेयर। अब मेरी बात को पहले समझिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि ओजोन लेयर है कहां? तो भाई साहब ओजोन लेयर है कहां पर? ये देखिए समताप मंडल में। कौन सा मंडल में? समताप मंडल में। ये पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है? तो ये पृथ्वी से आपको याद रखिए 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है, जो समताप मंडल में होता है। समताप मंडल के ऊपरी परत में होता है। और ठीक है, याद रखिए इस लेयर के बारे में देखिए, एकदम ध्यान में रखिएगा। ओजोन लेयर के बारे में बताया किसने? तो ओजोन लेयर के बारे में बताया चार्ल्स फैबरी और हेनरी ब्यूसन। तो फैबरी एवं ब्यूसन ने बताया था। ध्यान में रखिएगा, किसने बताया? तो फैबरी और ब्यूसन ने। किसने बताया? तो फैबरी, चार्ल्स फैबरी और एवं ब्यूसन ने बताया था। ओजोन लेयर कितनी ऊंचाई पर? तो 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन लेयर पाया जाता है। और यह सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरण आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। याद रखिएगा, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण यानी यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कह रहा हूं मैं कि ओजोन लेयर जो है, ध्यान से सुनिएगा, ओजोन लेयर जो है यह इसकी खोज की किसने? तो चार्ल्स फैबरी और हेनरी ब्यूसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये जो चार्ल्स फैबरी और हेनरी ब्यूसन ने खोज किया, ये कहां पर है ओजोन लेयर? तो 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के आपको समताप मंडल में स्थित है। और यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। बच्चे क्या करेगा? पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, अब बाद में मैं और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। और ओजोन लेयर, ध्यान दीजिएगा, ओजोन लेयर को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? तो ओजोन लेयर को सबसे अधिक प्रभावित कौन करेगा? तो ध्यान में रखिए, ओजोन लेयर को प्रभावित करता है सबसे पहले कौन? तो सबसे अधिक प्रभावित करेगा CFC। क्या करेगा? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन करेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर देखिए ये नाइट्रस ऑक्साइड करता है, N2O करेगा। फिर देखिए कौन करेगा? हेलोन्स करेगा। हेलोन्स में कौन कौन आता है? तो मिथाइल क्लोराइड। हेलोन्स में क्या क्या आएगा? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और ठीक है कार्बन, हेलो कार्बन आएगा। क्या होगा? हेलो कार्बन आएगा। तो ध्यान में रखिएगा, ओजोन लेयर को कौन कौन सा जो है केमिकल्स वो उसका क्षरण करता है। और मैं और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। ओजोन लेयर के क्षरण के लिए पहले उत्तरदायी कार्बनिक पदार्थ के विषय में बात करते हैं या पदार्थ के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहला पदार्थ है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड। तीसरा हेलोन्स है। क्या है? हेलोन्स है। हेलोन्स में कौन कौन आता है? तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स जो हैं किसके? ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है। और मेरी बात को समझिएगा, तो इसमें देख लेते हैं, पहले ऑप्शन चूज कर लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड निश्चित रूप से ओजोन का क्षरण करेगा। ब्रोमीन ये भी ओजोन का क्षरण करेगा। हेलो कार्बन ये भी ओजोन का क्षरण करेगा। भाई साहब हीलियम नहीं करेगा। इसलिए आंसर कौन होगा? तो 1 2 3, ये हीलियम नहीं करेगा। क्या होगा आंसर? 1 2 3 होगा। अब देख लीजिए, मेरी बात को समझिएगा। ओजोन में होल का पता, ध्यान दीजिएगा जरा, ओजोन में होल का पता सबसे पहले कब चला? तो ओजोन में होल का पता, यहां देखिए, फिर से मैं उस स्लाइड पर आऊंगा। ओजोन
होल का पता लगाया 1985 ईस्वी में। एक वैज्ञानिक थे, 3 वैज्ञानिक थे, कौन कौन? तो फारमेन, फिर देखिए गार्डनर और सैंकलेन। गार्डनर और कौन थे? सैंकलेन थे। इन्होंने ही सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र का पता लगाया। किसने? तो फारमेन ने, गार्डनर ने और सैंकलेन ने। फारमेन ने, गार्डनर ने और सैंकलेन ने। ध्यान दीजिएगा जरा, फारमेन ने, गार्डनर ने और सैंकलेन ने। और 1987 ईस्वी में ओजोन होल को रोकने के लिए, ओजोन होल के क्षरण को रोकने के लिए आप एक संधि की गई। कब? 1987 ईस्वी में, जिस संधि को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। कौन सा संधि कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये याद रखना है आपको। क्या करना है? याद रखना है कि ओजोन होल का पता किसने किया? फारमेन, गार्डनर और सैंकलेन ने किया। और ओजोन होल का पता कब किया गया था? 1985 में। किसने किया था? तो 3 वैज्ञानिक थे यहां पर। कितने वैज्ञानिक? 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका पता लगाया था। और ओजोन परत के लिए खतरा कौन कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड, ब्रोमीन और हेलोकार्बन है। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? CFC। जरा देखिए, CFC बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। CFC, इसे हम फ्रियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रियोन। याद रखना है, क्या कहेंगे? फ्रियोन कहेंगे। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो केमिकल फॉर्मूला देखिए, CCl2F2 होता है। और इसको क्या बोलते हैं? तो डाइफ्लोरो और मीथेन कहेंगे। डाइफ्लोरो मीथेन कहा जाता है। तो डाइफ्लोरो मीथेन कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी CFC है। और इसका क्लोरीन आयन ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। एक क्वेश्चन और यहां पर ध्यान में रखिएगा, ओजोन परत के मोटाई को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसको डबसन यूनिट कहते हैं। कौन सा यूनिट कहेंगे? डबसन यूनिट कहेंगे। बच्चे क्या कहेंगे? डबसन यूनिट कहेंगे। देखिए कितना चीज आप सीख रहे हैं, बहुत बेजोड़ है। चलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, क्या क्या मैंने आपको पीछे छोड़ा है जरा देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, ये चलते हैं पीछे। भाई जी ये आ गए, पीछे आइए, देखिए पीछे आइए, तो पीछे चलते हैं। ये देखिए, अब यहां पर क्या है? सबसे पहले कौन सा लेयर? तो ये क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर है। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होंगी सब किस में होगा? ट्रोपोस्फेयर में। ये देखिए बादल हो रहा है, वर्षा हो रही है, ये आपको क्षोभ मंडल में होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में देखिए हवाई जहाज उड़ रहा है। मेसोस्फेयर, ये देखिए थर्मोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर बोलिए या आइनोस्फेयर बोलिए। तो यहां पर देखिए क्या होता है, आइनोस्फेयर में आपको पता है कि रेडियो एक्टिव किरणें जो है वो क्या होगा? ठीक है, रेडियो तरंगे जो है पृथ्वी से जो आपको प्रेषित होगा वो पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, अब और एक्सोस्फेयर में आपको क्या होगा? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। कौन सा सैटेलाइट होगा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा। तो यहां से क्या क्या सीख रहे हैं जरा उसको भी देख लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, कृत्रिम उपग्रह कहां पर स्थित? बहिर्मंडल में, एक्सोस्फेयर में। ठीक है, आपको मौसमी सभी घटनाएं को किस मंडल में होता है? तो मौसमी सभी घटनाएं होता है किसमें? तो क्षोभ मंडल में होगा या ट्रोपोस्फेयर में होगा। किस मंडल में आपको ओजोन परत उपस्थित रहता है? तो समताप मंडल में। किस मंडल में आपको जो हवाई जहाज है वो उसके लिए सबसे अच्छा मंडल है उड़ने के लिए? तो समताप मंडल है। तो देखिए बहुत सारी बातें हम लोगों ने इसमें सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देख लेते हैं, तीसरा नंबर, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। यूवी रेज के विषय में बात करें, पराबैंगनी किरण। पहले चलिए देख लीजिए, यूवी रेज, जब भी पराबैंगनी किरण की बात होती है तो एक वैज्ञानिक थे, नाम था रिटर। ठीक है, इसकी खोज किसने की? रिटर ने। और ध्यान में रखिएगा यह किसके बीच में है? तो यहां देखिए, फिर मैं आऊंगा इस पे, ये जो फिगर मैंने लगा रखा है यहां देखिए, सबसे पहले गामा, उसके बाद कौन? एक्स किरण, उसके बाद कौन? पराबैंगनी किरण, उसके बाद कौन? दृश्य प्रकाश, उसके बाद कौन? अवरक्त किरण, उसके बाद कौन? ठीक है, ये देखिए माइक्रोवेव, उसके बाद कौन? रेडियो वेव होता है। ठीक है, ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो गामा, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। अब देखिए आपका पराबैंगनी किसके किसके बीच में है? बार बार क्वेश्चन पूछेगा। तो दृश्य और एक्स किरण के बीच कौन पाया जाता है? दृश्य और एक्स किरण के बीच कौन पाया जाएगा? तो पराबैंगनी किरण पाया जाएगा। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की? तो रिटर ने किया। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, पराबैंगनी किरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी और क्या होगा? ए, बी और सी। यहां देख लीजिए, पराबैंगनी किरण कितने प्रकार के? बार बार क्वेश्चन आएगा, पराबैंगनी किरण कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के, ए, बी और सी। ए
ए पूर्णतः पृथ्वी पर आ जाता है, ओजोन परत इसे अवशोषित नहीं कर पाता है। बी अंशतः पृथ्वी पर आता है और यह हमारे बाहरी त्वचा को जलाता है। सी यह पूर्णतः आपको ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यह पृथ्वी पर नहीं के बराबर आता है। ध्यान रखिए, नहीं आता है पृथ्वी पर। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कौन सा पराबैंगनी किरण ओजोन परत द्वारा पूर्णतः अवशोषित कर ली जाती है, तो याद रखिए सी। कौन सा पराबैंगनी किरण ओजोन परत द्वारा अवशोषित नहीं होता है, तो याद रखिएगा ए। तो ध्यान रखिए, तो ये ए बी और क्या हुआ, सी हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जरा देखिए मेरी बात को समझिएगा क्या क्या बात कर रहा है। तो पराबैंगनी किरण के उपयोग पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। पराबैंगनी किरण मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट कर देता है, एकदम सही है, क्योंकि आपकी त्वचा को, वाह त्वचा को जला देता है। और अगर किसी प्रकार से ओजोन होल जैसी घटना हो जाती है तो वह अंदर आ जाएगा और वह आंतरिक त्वचा को जला देगा, आपके शरीर के अंदर कैंसर भी उत्पन्न करता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के रोग प्रतिरोध क्षमता को नष्ट कर देता है, एकदम सही है। मोतियाबिंद होना, ये भी ठीक है, मोतियाबिंद हो जाएगा, जल जाएगा, आंख भी आपको जल जाएगा। चमड़ी का कैंसर होना, एकदम सही है। और इतना ज्यादा पराबैंगनी किरण होगा कि शैवाल का विरंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरंजन। यहां देखिए मैं क्या कह रहा हूं, विरंजन यानी कलर का उड़ जाना। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्लोरोफिल ही जब उड़ जाएगा तो क्या शैवाल जो है जीवित रह पाएगा, नहीं, क्योंकि वह ठीक है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन उत्पादन की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी उसकी। तो याद रखिए क्या होगा, तो मनुष्य के रोग प्रतिरोध क्षमता का नष्ट हो जाना, मोतियाबिंद हो जाना, चमड़ी का कैंसर हो जाना, शैवाल उत्पादन के 6% से 12% कम कर देना, एकदम याद रखिए, क्योंकि यह विरंजन कर देगा भाई साहब, डिकलराइजेशन कर देगा, यानी उड़ जाएगा आपका क्लोरोफिल का कलर, यानी हरा कलर ही उड़ गया, तो प्रकाश संश्लेषण तो होगा ही नहीं, ऑक्सीजन कहां से पैदा होगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो याद रखिए इसको, क्या होगा, सभी आंसर होगा। तो यहां पर तो बात हो गई। अब है पराबैंगनी किरण के उपयोग क्या होते हैं। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, पराबैंगनी किरण के उपयोग क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। आप लोग जाते होंगे रुपया जमा करने के लिए बैंक में, देखिएगा एक कलर में ऐसे देखेगा, यानी नोट यानी आपका जो रुपया है, ठीक है, उसके चेकिंग में कि असली है कि नकली है, यानी ठीक है आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट और ठीक है आपका जो करेंसी है उसकी पहचान में किस किरण का उपयोग करते हैं, पराबैंगनी किरण का उपयोग करते हैं। आपके घर में आरओ लगा होता है तो आरओ द्वारा कीटनाशक में यानी आपको कीटाणु नाशक में प्रयोग होगा, किसका, तो यूवी रेज का। फिर देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पैतृत्व की स्थापना करना, चोर का पता लगाना, फोरेंसिक जांच में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस किरण का उपयोग करेंगे, तो पराबैंगनी किरण का उपयोग करेंगे। भाई साहब इस किरण का उपयोग भी बहुत होता है। अब हम चलते हैं सीधे, क्या देखिए, ये देखिए मैंने फिगर यहां पर लगा रखा है, क्या है ये फिगर, दृश्य प्रकाश आप देखते हैं, कौन देखेंगे भैया, तो विजिबल रेज को देखेंगे। और इसका तरंगदैर्घ्य होगा कितना, तो ठीक है आपको 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के ठीक 7800 एंगस्ट्रम के बीच जो तरंगदैर्घ्य होता है उसको हम आराम से देख सकते हैं। और 7800 एंगस्ट्रम के बाद जो होगा उसको अवरक्त किरण, 3900 एंगस्ट्रम के बाद जो होगा उसको पराबैंगनी किरण कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, रेडियो किरण संचार में उपयोग, रेडियो किरण संचार में उपयोग। माइक्रोवेव में कौन सा किरण, तो माइक्रोवेव का प्रयोग। टीवी रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरण, यह प्रकाश भी यह जो है आपको उष्मा उत्पन्न करता है माध्यम में। और बल्ब जलाने में यानी विजिबल लाइट, देखने में कौन सा किरण का उपयोग, विजिबल लाइट का। और पराबैंगनी किरण आपको पहले ही मैंने बता दिया, ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। आपका बोन एक्सरे में किस किरण का प्रयोग, एक्स किरण का उपयोग। और याद रखिएगा ठीक है कि रेडियो सक्रिय तरंगों, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा कौन सा किरण उत्पत्ति होता है, तो गामा किरण की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। पहला मैंने क्या बताया, याद रखिएगा कि आपका जो रेडियो वेव्स होता है वह संचार में, कम्युनिकेशन में, चाहे वो टीवी संचार हो, चाहे वो क्या हो आपको रेडियो संचार हो, तो रेडियो वेव्स का प्रयोग करेंगे। माइक्रोवेव का प्रयोग माइक्रोवेव में करते हैं। रडार जो आपका है ठीक है उसका चेक करने में करते हैं कि रडार आपका जो सिग्नल वहां से भेजेगा किस रूप में, माइक्रोवेव के रूप में भेजेगा। फिर मैंने आपको बताया एक्स किरण का उपयोग बताया, टीवी रिमोट आपको इंफ्रारेड का बताया, बहुत सारी चीजें मैंने चर्चा की। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहां पर जरा देख लीजिए, पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने की, मैंने सारी बातें आपको डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्या है क्वेश्चन, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहा कि स्तन ग्रंथियों का कैंसर, स्तन ग्रंथियों का कैंसर, ठीक है, स्तन ग्रंथि जो होता है, ठीक है, आपको मेमरी ग्लैंड जो होगा उसका कैंसर जो होगा वो किसके कारण होता है? तो बाबू कार्सिनोमास, याद रखिएगा, मेमरी ग्लैंड में जो कैंसर होगा वो कार्सिनोमास के कारण होता है। किसके कारण होगा? कार्सिनोमास के कारण आपका कौन सा होगा? तो ये ध्यान में रखिएगा, स्तन ग्रंथि का कैंसर होगा। यानी मेमरी ग्लैंड का जो कैंसर होता है उसको हम कार्सिनोमास कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्सिनोमास कहते हैं। अब देखिए, अगर WBC यानी आपको रक्त कैंसर होता है, यानी WBC की संख्या बढ़ गई तो ल्यूकेमियास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ल्यूकेमियास कहलाएगा या ल्यूकेमिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ल्यूकेमिया कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, स्किन कैंसर अगर हो गया, स्किन कैंसर हो गया तो मेलिनोमास कहलाता है। कौन सा कैंसर? स्किन कैंसर अगर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? आपको मिलेनोमास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिलेनोमास कहेंगे। और हड्डी से संबंधित अगर कैंसर हो गया, किससे? हड्डी से, हड्डी या मांसपेशी से संबंधित कैंसर, हड्डी या मांसपेशी से संबंधित कैंसर हो गया तो इसको क्या कहेंगे? मसल से संबंधित कैंसर हो गया तो इसको हम सार्कोमास कहेंगे। क्या कहेंगे? सार्कोमास कहेंगे। तब एक तरफ से क्लियर कीजिए, मेमरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि से संबंधित कैंसर को कार्सिनोमास कहते हैं, ठीक है। आपको WBC यानी रक्त कैंसर को ल्यूकेमियामास कहते हैं, रक्त कैंसर हो गया। फिर देखिए, आपका अगर हमको हड्डी या मांसपेशी से संबंधित कैंसर हो गया तो सर्किनोमास कहते हैं, और अगर स्किन कैंसर हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिलेनोमास बोलेंगे। देखिए, ठीक है, आपको लेरेंजियल कैंसर भी होता है, एक कैंसर यहां पर, यानी आप इतना ज्यादा तंबाकू, इतना ज्यादा आप गुटखा खाते हैं तो आपका ये जो लेरेंजियल है, ठीक है, बोलने का, जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा बोलने लगे, ठीक है, गायक का देखिएगा क्या होता है, धीरे धीरे लेरेंजियल कैंसर होता है बार बार इसके उपयोग से, तो लेरेंजियल कैंसर हो गया, ठीक है। फिर देखिए, आपको क्या होगा कि लंग्स, एब्डोमेन यानी लंग्स मतलब क्या हुआ? फेफड़ा, एब्डोमेन मतलब क्या हुआ? पेट, और हार्ट या टेस्टिस से संबंधित कैंसर अगर हो गया तो ध्यान में रखिएगा उसको लंग कैंसर बोलते हैं। कौन सा कैंसर बोलेंगे? लंग कैंसर, लंग से संबंधित हो गया। और ठीक है, मिसोथेमिया, यहां देखिए फेफड़ा में आपको अगर फेफड़ा में एल्वियोली होता है, एल्वियोली के पास में अगर क्या होगा? कैंसर हो जाता है तो उसको मेसोथेलोमिया बोलते हैं। और यह ध्यान में रखना है, अगर ओवरी से संबंधित कैंसर हो गया तो ओवरियन कैंसर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओवरियन कैंसर बोलते हैं। तो ध्यान में इन सब चीजों को रखना है, आपको रखना है क्या ध्यान में कि स्तन ग्रंथि से संबंधित कैंसर कार्सिनोमास, ठीक है, और स्किन कैंसर से संबंधित कैंसर मेलेनोमास, और देखिए, ठीक है, तो आपको हड्डी या मांसपेशी से संबंधित कैंसर सार्कोमास होता है। और WBC यानी रक्त कैंसर अगर हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ल्यूकेमियामास बोलेंगे, ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। WBC की संख्या अगर बढ़ जाती है तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? रक्त कैंसर कहते हैं। और रक्त कैंसर के इलाज के लिए भाई साहब क्या होता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग होगा। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, रक्त कैंसर के इलाज के लिए क्या होगा? कोबाल्ट 60 का प्रयोग करेंगे। फॉस्फोरस 32 का प्रयोग हम लोग करते हैं हड्डी से संबंधित कैंसरों को ठीक करने के लिए। अगर रक्त परिसंचरण तंत्र में कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम 24 का प्रयोग करेंगे। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्या स्तन ग्रंथियों के कैंसर को कार्सिनोमास कहते हैं, हड्डियों या मांसपेशियों के कैंसर को सार्कोमास कहते हैं। सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलते हैं, यूरिक अम्ल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों, यूरिक अम्ल, आपके शरीर में यूरिक अम्ल का जमाव हो गया तो उस रोग को हम गाउट रोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गाउट रोग बोलते हैं। ये देखिए गाउट रोग है। ये देखिए यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? यूरिक एसिड है। नहीं जानना है, फार्मूला नहीं जानना है, पूछा नहीं जाता है। ये देखिए, ये क्या हो गया कि आपको, ठीक है, आपका जो जोड़ है वहां पर स्वेलन होगा, वहां दर्द स्टार्ट हो जाएगा। इसे ही गाउट रोग बोलते हैं। और ये होने का कारण क्या है कि यूरिक एसिड का जमाव। कौन सा एसिड? यूरिक एसिड जम गया। ये देखिए उंगली में हो गया, ये देखिए पैर में हो गया, ये देखिए, और ठीक है, आपको अंगूठे में हो गया, फिंगर में हो गया, कहीं भी अगर होगा तो क्या होगा? इसको गाउट बोलते हैं। और ये इसका काउज देख लीजिए क्या हो, किसके कारण होता है आपको यूरिक अम्ल का जमाव? देखिए, खाया पिया मस्ती से उल्टा हो करके और टीवी देख रहा है ऐसे करके, खूब खाया पिया, यानी उसका जो कैलोरी बर्न नहीं हुआ, कैलोरी जला नहीं, जितना खाया उतना पड़ा ही रह गया, और एकदम पैर से करके इतना मुड़ करके सोया हुआ है, टीवी देख रहा है,
ए सीरियल तो भाई कौन सा होगा बीमारी? गाउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, तरह तरह का चीज मार रहे हैं। ठीक है भाई, यानी आइसक्रीम खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, फ्लेश खा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, तो आपको गठिया रोग होना एकदम आवश्यक है, हो जाता है जी इस तरह से। किडनी डू नॉट एक्सक्रीट यूरिक एसिड। जब हम ये सब चीज करेंगे यानी खान पान आपका अस्त व्यस्त होगा, तो भाई साहब क्या होगा, क्या आपका जो है किडनी अधिक मात्रा में यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाएगा। अब जब नहीं निकाल पाया तो आपको गांठ में क्या होगा, गांठ में, ज्वाइंट्स में आपको जमा हो जाएगा क्या, यूरिक एसिड का क्रिस्टल। और ये देखिए क्या होगा, नी ज्वाइंट में जमा हो गया। ठीक है, ये देखिए एंकल ज्वाइंट में जमा हो गया, ये देखिए ठीक है आपको टो मतलब अंगूठा में जमा हो गया, फिंगर ज्वाइंट्स में जमा हो गया यूरिक एसिड, इसे ही गाउट कहते हैं। लेकिन आपको यहां पर ध्यान में रखिए, अर्थराइटिस क्या होता है। अर्थराइटिस क्या होगा, तो बुढ़ापे में, बुढ़ापा जैसे ही आएगा, बुढ़ापे में क्या होता है भाई, बुढ़ापे में आपके ठीक है जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया, हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो गया। अब बार बार आप किसी काम को कर रहे हैं, जब काम को कर रहे हैं तो आपका शरीर घिसने लगेगा, हड्डियां घिसने लगेगी, जिसके कारण धीरे धीरे आपको क्या होगा, शरीर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। इसे ही हम अर्थराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थराइटिस कहते हैं। तो ये बातें याद रखनी है आपको, क्या कहेंगे, अर्थराइटिस कहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है इसके आगे मैंने क्या लिखा है इसमें, ये देखिए ठीक है, पेशीय दुष्पोषण विटामिन डी के कमी के कारण होता है। बार बार मैं बताता हूं कि भाई विटामिन डी है क्या, तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है। क्या है, कैल्सीफेरॉल है। और इसका मुख्य स्रोत कौन होता है, तो सूर्य होता है जी। कौन होगा, सूर्य इसका मुख्य स्रोत होता है। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स रोग हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिए, अधिक उम्र या हड्डियों या मांसपेशियों में दर्द होना अर्थराइटिस कहलाता है। मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया बहुत सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जैव आवर्धीकरण का क्या अर्थ होता है, वर्ड है बायोमैग्निफिकेशन। भैया बायोमैग्निफिकेशन, अभी क्या हुआ कि आपका ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ठीक है, जल में या खाद्य जाल में, कौन सा जाल में, खाद्य जाल में, खाद्य जाल में हानिकारक, ध्यान दीजिएगा, हानिकारक, हानिकारक, हाँ हानिकारक आपको केमिकल्स का जमाव हो गया। केमिकल्स क्या होगा, बढ़ गया, हानिकारक केमिकल्स बढ़ गया, तो इसे ही क्या कहेंगे, ठीक है, इससे ही बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे। जब फूड चेन में हानिकारक रसायनों में वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो जैव आवर्धीकरण कहते हैं। जैसे वर्तमान समय में मनुष्य के शरीर में डीडीटी का जमाव हो गया है, बहुत अधिक मात्रा में डीडीटी आ गया है, इसे ही बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने दो वर्ड लगाया है, कभी भी आप ठीक है ये नहीं होइएगा। क्या कह रहा है कि बायो एक्युमुलेशन क्या होता है, तो ठीक है अगर कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मनुष्य को छोड़ दीजिए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, इसको बायो एक्युमुलेशन कहेंगे। लेकिन अगर फूड चेन में वो पॉल्यूटेंट आपका घुस गया है, ठीक है, खाद्य जाल में घुस गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धीकरण कहते हैं। तो यहां देखिए, उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव, ये क्या कहलाएगा जी, जैव आवर्धीकरण कहलाएगा, यानी बायोमैग्निफिकेशन कहलाएगा। यहां देख लीजिए कि किसी मनुष्य के शरीर में, किसी मनुष्य के शरीर में यदि ठीक हानिकारक प्रदूषकों की मात्रा यानी केमिकल्स की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको बायो एक्युमुलेशन कहते हैं। लेकिन यदि वह खाद्य जाल में प्रवेश कर जाता है तो उसे जैव आवर्धीकरण कहते हैं। तो भाई साहब, उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव बायो एक्युमुलेशन और ये बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धीकरण मैंने बता दिया आपको, तो ध्यान में इसको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। जैव आवर्धीकरण का अर्थ होता है उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव। मनुष्य में डीडीटी जैसे कीटनाशक का मांसपेशी में जमाव होता जा रहा है, इसे हम बायो एक्युमुलेशन और इस प्रक्रिया को जैव आवर्धीकरण कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। यहां पर एक चीज और मैं बताना चाह रहा था आपको, सुपोषण, बार बार क्वेश्चन पूछता है, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ये क्या है भाई साहब, यूट्रोफिकेशन क्या है, जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं।
अब मान लीजिए कि आपको क्या है, प्राकृतिक जल स्रोत में यदि पोषक पदार्थों में वृद्धि हो जाएगी, पोषक पदार्थों की वृद्धि हो जाएगी, तो आपको क्या होगा, पोषक पदार्थों की वृद्धि हो जाएगी। जैसे ही वृद्धि हुआ तो आपको जलीय जीवों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो जाती है, इसे ही सुपोषण कहते हैं। यानी देखिए कि जलीय स्रोत में क्या आपको पोषक पदार्थों में वृद्धि, पोषक पदार्थों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, पदार्थों में वृद्धि, तो जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि होगी, की संख्या बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ेगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। तो बच्चे एकदम याद रखना है, जो मैं पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूं वह आपके लिए बहुत लाभदायक है और यह आपको सफलता दिलाने में एकदम मददगार होगा, मुझे पता है अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं हाँ क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुत खतरनाक रेडियो धर्मी प्रदूषक है। तो सबसे खतरनाक रेडियो धर्मी प्रदूषक कौन है, तो स्ट्रोंशियम 19। एकदम ध्यान में रखिएगा, यह ठीक है आपको कैंसर उत्पन्न करता है, सीधे कैंसर उत्पन्न करेगा। कौन सा कैंसर, तो लंग, LUNG, लंग मतलब क्या होता है, फेफड़ा कैंसर। और क्या उत्पन्न करेगा, हृदय कैंसर उत्पन्न करता है, वो जो बहुत डेंजरस होता है, आपकी मृत्यु के साथ ही ये खत्म होगा। यानी आपको स्ट्रोंशियम सबसे अधिक खतरनाक, ठीक है क्या है, रेडियोधर्मी प्रदूषक है। और रेडियोधर्मी प्रदूषक को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसको रोंटजन कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, रोंटजन या रैम, REM, रैम कहा जाता है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषक को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करेंगे उस इकाई को रैम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, रैम, RONTGEN, रोंटजन या रैम कहिए। अब देखिए ठीक है, भारत में सबसे अधिक जो आपको ठीक है आपको रेडियोधर्मी प्रदूषक होता है उसमें सबसे अधिक 15% क्या होगा, आपको मेडिकल से होगा, चिकित्सीय उपकरणों से। आपको पता है कि कुछ दिन पहले 2011 के समय की बात बता रहा हूं, 2011 में आपको पंजाबी बाग में जो एम्स पटना है, तो एम्स दिल्ली है, वहां से ठीक है कुछ जो पैचेज होता है, पैक जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ को लाया जाता है इंजेक्शन के रूप में, तो वहां से क्या हुआ, आपको ये हो गया, वहां से उसको बेच दिया गया, कचरा वाले को, यानी कचरा वाले वेंडर को बेच दिया गया, वो वहां पर स्टोर कर दिया। तो पंजाबी वाले एरिया में इतना ज्यादा प्रदूषण हुआ जिससे बहुत सारे लोग क्या हुए, आपको कैंसर से प्रभावित हो गए। ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करेगा, 3 प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करेगा, अल्फा, बीटा और गामा। गामा बहुत डेंजरस होता है और ये गामा किरण क्या हुआ कि वो जो एरिया जो भी उसके चपेट में आया वहां प्रभावित हुआ। तो ध्यान में रखना है आपको कि आपको ये मेडिकल के क्षेत्र में 15%, देखिए न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में ठीक है 0.014%, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में क्या होगा 3%, और ठीक है आपको नेचुरल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड से 11% है, कॉस्मिक किरण के रूप में क्या होगा 7%। यानी ये एक्सपोजर है जिसमें मनुष्य को प्रभावित करता है। तो सबसे अधिक वर्तमान समय में आपको चिकित्सा के द्वारा जो हम क्या करते हैं, रेडिएशन डोज किसी व्यक्ति को देते हैं तो उससे मनुष्य में आपको रेडियोधर्मी प्रदूषण का होना सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति पैदा हो गया है। याद रखिएगा कि आजकल क्या होता है कि इतना ज्यादा नाभिकीय रिएक्टर को प्रोटेक्ट किया गया है, चाहे वो एनजीओ के थ्रू हो या एनवायरमेंट के अधिकारियों द्वारा हो, एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा हो, इतना ज्यादा उसको प्रोटेक्ट किया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर से किसी भी प्रकार का उत्सर्जन हो पाना क्या होगा, नगण्य हो गया है। लेकिन होता जरूर है वहां से भी प्रदूषण, लेकिन कम मात्रा में होगा। लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक अगर प्रॉब्लम है रेडियोधर्मी पदार्थ से तो वो क्या है, तो आपको रेडियो ट्रेसर्स में, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थों का यदि उपयोग हम किसमें करेंगे, आपको चिकित्सा के क्षेत्र में करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, तो रेडियो ट्रेसर्स कहते हैं। तो वर्तमान में सबसे अधिक प्रदूषक पदार्थ कौन हो गया, स्ट्रोंशियम होगा। और सबसे अधिक मनुष्य किसके एक्सपोजर में सबसे अधिक आ रहा है वर्तमान में, तो मेडिकल के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों के चपेट में सबसे अधिक आता है। तो एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक स्ट्रोंशियम 19 है। रेडियोधर्मी पदार्थ 3 प्रकार के किरणों का उत्सर्जन करता है। ये देखिए 3 प्रकार का किरण, अल्फा धनात्मक किरण होता है और ये हीलियम आयन होता है,
2+ आयन होता है। और उसके बाद क्या, गामा, गामा क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। बीटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक वेधन क्षमता, सबसे अधिक तेज वेग से कौन गमन करेगा, तो गामा, उसके बाद कौन, बीटा, उसके बाद कौन, अल्फा। तो गामा का सबसे अधिक वेधन क्षमता होता है, पेनिट्रेटिंग पावर होगा। सबसे अधिक आयनन क्षमता किसका होता है, ये देखिए वेधन क्षमता के आधार पर हम बात कर रहे हैं। वेधन क्षमता सबसे अधिक किसका, गामा का। और आयनन क्षमता की अगर बात कर लें तो सबसे अधिक आयनन क्षमता किसका होगा, तो अल्फा का होगा, याद रखिएगा, अल्फा का। उसके बाद क्या, बीटा का। उसके बाद किसका, गामा का। और सबसे अधिक वेग की विषय में बात कर लेते हैं, वेग किसका सबसे अधिक, तो सबसे अधिक वेग गामा का। उसके बाद किसका, तो बीटा का। उसके बाद किसका, तो अल्फा का होता है। तो ध्यान में रखिएगा, अल्फा को हवा की मोटी परत भी रोक लेती है। तो ये सब बातें आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होगा। हमको मोल निकालना है भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स, मैं बार बार आपको डिस्कस कर रहा हूं, हर सेट में लगभग एक क्वेश्चन रह रहा है मोल से। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होगा, तो m बटे m, भैया छोटका m बटा बड़का m, यानी ये क्या है, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, एकदम ध्यान में रखिएगा। और बटे आणविक द्रव्यमान, कौन सा, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, जो भी द्रव्यमान है, ठीक है, वो कर लीजिए आप, ठीक है। m बटे m की बात हम लोग कर रहे हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ, NaCl, इसको हम नमक कहते हैं। NaCl को क्या बोलेंगे, टेबल साल्ट बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्या बोलेंगे, टेबल सॉल्ट बोलते हैं। अब जरा देखिए, Na का 23 ग्राम, यानी इसका जो परमाणु भार होगा 23 होगा, और क्लोरीन का 35.5 होगा। भैया ये हो गया 58.5, कितना हो गया, 58.5 ग्राम हो जाएगा। अब जरा जलिए यहां पर देखिए क्या होगा, 5.85 ग्राम दिया हुआ है और 58.5 यहां दिया हुआ है। इसको उड़ाइए, यहां पर 10 दीजिए, ठीक है, इसको यहां 100 दीजिए, या इसको उड़ाइए, ऊपर में 10 दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए, क्या हुआ, इसको काट दीजिए, यानी 1/10 मोल हो जाएगा। कितना मोल होगा, 1/10 मोल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/10 मोल। याद रखिएगा, मैं बार बार बच्चे आपको बता रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, और इसके आधार पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। याद रखिए, सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट कहा जाता है, और यह याद होगा, ठीक है, चौथे सेट में मैंने बताया था कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बनता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। और ऐसे, ठीक है, ऐसे लवण को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्ट, यानी सामान्य लवण कहा जाता है, जनरल सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट कहा जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, वही बात मैंने यहां किया है। एक मोल, यहां देखिए, याद रखिएगा, एक मोल अणुओं या परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होता है, और इसे ही हम एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहेंगे, एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं एवोगाद्रो नंबर का। तो किसी, ठीक है, किसी पदार्थ के एक मोल में अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या नियत होती है, और इसे ही हम एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो एकदम याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शुक्राणु द्वारा परिपक्वन होता है। भाई साहब कहां होगा शुक्राणुओं का परिपक्वन, तो शुक्राणुओं का परिपक्वन जो है, शुक्राणु इपिडायडिमिस में होता है। कहां होता है, एपिडायडिमिस में होता है, शुक्रवाहिनी में, ठीक है, शुक्राणु गति करता है। इसमें क्या होगा, गति करता है। तो देख लीजिए, मैंने शुक्राणु भी बना कर रखा है। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए शुक्राणु, ठीक है, आपको शुक्राणु जो है ये क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, ये जो है आपको मेल, ठीक है, मेल फर्टिलाइजेशन करने का उत्तरदायी होता है। मेल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मेल में ये क्या होता है, आपको मेल में या एक तरह से शुक्राणु होता है जो, ठीक है, ओभा यानी अंडाणु को क्या करता है, अंडाणु को हिट करके, ठीक है, आपका निषेचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जरा देख लीजिए, मेरी बात को समझिएगा, यह है शुक्राणु। शुक्राणु के सबसे बाह्य पहले आवरण को एक्रोसोम कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखना है। शुक्राणु के सबसे बाह्य आवरण को क्या कहा जाएगा, तो एक्रोसोम कहा जाएगा। और यहां देखिए ये न्यूक्लियस है, क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये देखिए ये सेंट्रियोल है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये देखिए टेल है, क्योंकि ये मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे ही, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यह हिट करता है
अंडाणु को, किसको, ओभा को, ये देखिए ओभा है आपका, ओभा है, ओभा को हिट करता है ये, तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी देगा और यहां क्या होगा, यहां छिद्र बन जाता है और इसके अंदर वह प्रवेश कर जाता है और ये फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, निषेचन हो गया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और ठीक है, अगर 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 क्या होगा कि XX, ठीक है, XX क्रोमोसोम के द्वारा निषेचन, X और X आपस में मिलता है तो ये बन जाएगा क्या, फीमेल चाइल्ड बनेगा। और अगर XY होगा निषेचन में तो क्या होगा, ये मेल चाइल्ड बनेगा। तो ध्यान में रखिएगा, XX फीमेल, XX फीमेल और XY क्या हुआ, मेल बनेगा। तो ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा आपको शुक्राणु मूव करेगा, तो शुक्राणु मूव करता है, मूव कर किया, और शुक्राणु का परिपक्वन, मैचुरेशन कहां पर होगा, तो एपिडाइडिमिस में होता है। ये देखिए टेल पार्ट है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। चलिए बार बार क्वेश्चन पूछता है, क्या शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है। ये देखिए शुक्राणु का परिपक्वन एपिडाइडिमिस में होता है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है जो लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। ध्यान में रखिएगा, लैंगिक लक्षण जो है आपको उसके लिए उत्तरदायी होता है, एकदम ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्निया में होता है। भाई साहब ये कॉर्निया क्या होता है, जरा देखिए, नेत्र के वाह आवरण को, ये आपका नेत्र है, नेत्र का जो वाह आवरण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। नेत्र का वाह उभार, एकदम ध्यान में रखिएगा, नेत्र का वाह उभार क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। और वाह उभार क्या कहलाएगा, कॉर्निया कहलाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती हैं, कोई भी, न तो धमनी होगा न तो सिरा होगा, कोई भी रक्त कोशिकाएं इसमें नहीं होती हैं। यही कारण है कि आपको इसका कलर कैसा होता है, उजला होगा। कैसा कलर होगा भाई जी, तो इसका कलर जो है उजला कलर होता है। याद रखिएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई भी रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं और नेत्रदान में इसी का दान दिया जाता है। तो नेत्र के सबसे वाह उभार को क्या कहते हैं, तो कॉर्निया कहेंगे। जरा मेरी बात को समझिएगा, यहां पर आइरिस भी होता है, आइरिस, ध्यान दीजिएगा, आइरिस, नेत्र का रंग इसी पर निर्भर करेगा। नेत्र का रंग, बार बार क्वेश्चन आएगा कि नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आइरिस पर निर्भर करता है। नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आइरिस पर निर्भर करता है। और आइरिस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पिपुल कहते हैं। क्या कहेंगे, पिपुल कहेंगे। उसके तुरंत बाद जो है आपको सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स है, इसके द्वारा नेत्र लटका हुआ रहता है। और ठीक है, ये देखिए नेत्र लेंस जो है वो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। और ये आपका रेटिना है, क्या है, रेटिना है। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित होता है। क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित होता है। और वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, यानी रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉल बनेगा। ध्यान में रखिए। अब देखिए मैंने क्या क्या आपको बताई। आपको ध्यान में रखना है कि नेत्रलेंस जैसे चर्चा करेंगे हम, तो नेत्रलेंस के सबसे वाह उभार को हम क्या कहते हैं, तो कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से प्रवेश करता है। और ये बातें याद रखनी है कि इसके तुरंत बाद आइरिस होता है, और आइरिस जो होता है इसी पर नेत्र का रंग निर्भर करता है, यानी कलर ऑफ आई डिपेंड्स ऑन किस पर, तो आइरिस पर डिपेंड करेगा। और इसके तुरंत बाद जो है वह सिलियरी मसल्स के द्वारा, यानी ठीक है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा नेत्रलेंस लटका होता है। और मानव नेत्रलेंस कन्वेक्स लेंस है। मानव नेत्रलेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस है। और इसी के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा, वास्तविक और कैसा बनेगा, छोटा बनता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, इसमें कोई भी रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ये देखिए रेटिना है, रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। एक बना हुआ कोन्स मतलब कलर को प्रभावित करेगा, और दूसरा है रॉड्स, यानी ये प्रकाश की तीव्रता को प्रभावित करेगा। और ये देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर है, और यही ठीक है रेटिना पर बने प्रतिबिंब को लेके जाता है ब्रेन के पास। कहां लेके जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा। तो आपको एकदम ध्यान में रखिएगा कि कॉर्निया में किसी प्रकार की रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कॉर्निया में कोई रक्तवाहिका नहीं पाई जाती है। कॉर्निया का रंग उजला होता है। नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। नेत्रदान में यही दिया जाता है। नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। तो ये सब बातें मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है भाई। देखिए भाई क्या है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में माइक्रोमीटर, ध्यान दीजिएगा, गीगामीटर, ये गीगामीटर है, गीगा, ये क्या है, माइक्रोमीटर। फिर क्या है, ये गीगामीटर है। फिर देखिए ये क्या है, फर्मीमीटर है। तो फर्मीमीटर, अब देखिए सबको हम लोग देख लेते हैं। फर्मीमीटर क्या हो जाएगा भाई जी, तो माइक्रो मतलब हुआ 10⁻⁻⁻⁷,
6 मीटर को माइक्रोमीटर कहा जाता है। गीगा मतलब क्या हुआ, 10⁹ मीटर को गीगा कहा जाता है। लेकिन अगर 10⁻⁹ रहता तो इसको नैनोमीटर बोलते। क्या बोलते हैं, नैनोमीटर कहते। फिर देखिए फर्मीमीटर, 10⁻15 मीटर को हम फर्मीमीटर कहते हैं। लेकिन अगर यहां पर 10⁻15 रहता प्लस में तो इसको पीटामीटर बोलते। क्या बोलते हैं, पीटामीटर बोलते। जितनी बातें मैं बता रहा हूं उसको एकदम ध्यान में रखिएगा। पहला चीज, ठीक है, टेरा, टेरा मतलब 10⁻12। फिर देखिए 10⁻12। पीको, क्या देखिए, टेरामीटर, पीकोमीटर, ये क्या हो गया, पीकोमीटर, 10⁻12 मीटर। फिर देखिए गीगामीटर यानी 10⁻9 मीटर। फिर देखिए नैनोमीटर, ये क्या होगा, 10⁻9 मीटर। फिर देखिए, ठीक है, आपको एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होगा, तो 10⁻10 मीटर होगा। तो ये बातें एकदम याद रखिए। मिली 10⁻3, मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, ठीक है। फिर देखिए पीटा 10⁻15, प्लस में 15 होगा। तो ये बातें याद रखिएगा। अब जरा देखिए क्वेश्चन में का आंसर क्या होगा, 10⁻, ठीक है, -6, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻9 मीटर, 10⁻15 मीटर, आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, मैं जो जो बातें बता रहा हूं वो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी हालत में आपकी सफलता ही मेरा पारितोषिक है। याद रखिए, मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि भैया आप जोड़िए बच्चों को, आप खुद जुड़िए और किसी भी हालत में आपने सफलता को छीन लीजिए उन बच्चों से, क्योंकि यहां पर केवल और केवल पढ़ाई ही होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई में माइक्रोमीटर, गीगामीटर और फर्मीमीटर का अर्थ होता है 10⁻6 मीटर, 10⁻9 मीटर और 10⁻15 मीटर। याद रखिए फर्मीमीटर के द्वारा हम लोग क्या मेजर करते हैं, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या को मापने के लिए फर्मीमीटर का प्रयोग करते हैं। और परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए, परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए याद रखिए एंगस्ट्रम का प्रयोग करते हैं। परमाणु की त्रिज्या किसके द्वारा मापते हैं, तो परमाणु की त्रिज्या मापते हैं एंगस्ट्रम के द्वारा। किसके द्वारा, एंगस्ट्रम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। सही कथन क्या है, चाल एवं वेग दोनों में दिशा और परिमाण होता है। देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। एक तरफ चाल लिखते हैं, दूसरे तरफ वेग लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, चाल, चाल क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। याद रखिएगा, चाल जो है वह दूरी बटा समय होगा, लेकिन वेग जो है विस्थापन यानी s/t होगा। विस्थापन और विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, जबकि चाल जो है या दूरी में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। दूरी बटा क्या हुआ, समय हो गया, और ये विस्थापन बटा समय हो गया। ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात को, विस्थापन बटा समय हो गया। अब देखिए चाल, चाल जो है केवल धनात्मक होगा, चाल केवल धनात्मक होता है। ध्यान में रखिएगा, चाल केवल धनात्मक होगा। यह धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। ध्यान में रखना है कि वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होता है, और चाल जो है अदिश होता है। क्या होगा, अदिश, जबकि आपको सदिश होगा। वेग क्या होगा, सदिश होगा। जरा मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। जबकि चाल जो होता है दूरी में परिवर्तन की दर होती है, और चाल हमेशा धनात्मक होता है, जबकि वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होता है। और ठीक है, क्या हो जाएगा अब इस क्वेश्चन में, चाल में केवल परिमाण और वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। एकदम सही है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यही बात मैंने यहां भी लिखा होगा, चाल में केवल परिमाण और परिमाण व वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। चाल दूरी में परिवर्तन की दर है, जबकि वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या है, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी। आसान प्रश्न है भाई, ठीक है। ये देखिए गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p²/2m, p²/2m। जरा देखिए, यदि किसी पिंड का संवेग तो यहां m बराबर नियत कर लीजिए, m बराबर क्या कर लीजिए, नियत कर लीजिए। अब देखिए संवेग यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, तो p² के, यानी ये n गुना बढ़ जाता है तो n² इंटू क्या होगा, p² हो जाएगा। यानी कितना गुना बढ़ जाएगा, np का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, n² इंटू p² हो गया। तो कितना गुना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो n² गुना। देखिए कहां पर है, n² गुना बढ़ जाता है। मेरी बात को समझिएगा, गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² होता है, और यहां देख लीजिए गतिज ऊर्जा बराबर p² बटा क्या होगा, 2m होगा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्या रखना है ध्यान में, कि यदि ध्यान दीजिएगा, यदि संवेग नियत,
संवेग नियत हो जाए, संवेग क्या होगा, नियत होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m होगा। जिसका द्रव्यमान अधिक उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, जिसका द्रव्यमान अधिक उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। अब देखिए यदि गतिज ऊर्जा नियत, काइनेटिक एनर्जी नियत होगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, संवेग समानुपाती द्रव्यमान के, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। तो ये बातें बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है इस पर बना करके। मैं क्या बता रहा हूं कि यदि संवेग नियत हो, यदि संवेग नियत हो, ध्यान दीजिएगा, यदि संवेग नियत हो तो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक, और जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। यदि गतिज ऊर्जा नियत होगा तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा। तो ये बातें याद रखनी है आपको। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो ये मैंने कर दिया, आपको पता है ये सारा कुछ। नेक्स्ट देखते हैं, जल की सतह पर सुई तैरता है, इसका कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कई बार मैंने बताया है। ये देखिए, ये जल का पृष्ठ है, इसके ऊपर सुई रख देते हैं, ये तैरेगा। क्यों तैरेगा भाई? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण यह तैरता है। क्यों? क्योंकि ठीक है, जल के ऊपरी परत पर, ये देखिए जल के ऊपरी परत पर लंबवत रेखा पर, कौन सा रेखा पर? लंबवत रेखा पर बल लगता है, लंबवत रेखा पर बल लगेगा, रेखा पर बल, और इसे ही हम क्या कहते हैं? लंबवत रेखा पर बल यानी F/L, इसे ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि पृष्ठ तनाव के कारण क्या क्या होगा। तो पृष्ठ तनाव के कारण जल बूंदों का आकार, वर्षा बूंदों का आकार, और ठीक है केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ाना, केशिकत्व है, लेकिन केशिकत्व का मुख्य कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। तो ये सब घटनाएं किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होगा। और पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर होगा। क्या होगा? न्यूटन पर मीटर होगा। याद रखिएगा। तो जल की सतह पर सुई तैरती है, इसका कारण क्या होगा? तो ये पृष्ठ तनाव होगा। याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग कपड़ा धोने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? डिटर्जेंट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही डिटर्जेंट पानी में डालते हैं तो वह पानी के पृष्ठ तनाव को क्या कर देगा? घटा देता है, और ठीक है कपड़ा आपको साफ हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही जल में किसी भी अशुद्धि को मिलाते हैं पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है, जैसे ही द्रव का तापमान बढ़ाते हैं पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा कि पृष्ठ तनाव है क्या। तो पृष्ठ तनाव केवल और केवल लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ को ही हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा बूंदों का आकार, जल बूंदों का आकार, पारा बूंदों का आकार, ये सब क्या होगा? आपको गोलाकार होता है बच्चे। चलिए तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। वही बात मैंने यहां लिखा है, जल की सतह पर सुई का तैरना पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। पृष्ठ तनाव बल बटा लंबाई, फोर्स/लेंथ, पृष्ठ तनाव के कारण ही सब कुछ मैंने बता दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं। सीमॉस होता है भाई साहब, सीमॉस, ध्यान दीजिएगा। सीमॉस आखिर है क्या? तो आपको पता है कि सीमॉस, जैसा कि मैंने लगा के रखा है, ये क्या है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। ठीक है, कंप्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। और ध्यान में रखिएगा, ये सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है। और ये देखिए चिप है, क्या है? ये चिप है, ये भी सेमीकंडक्टर का बना होता है। तो बैटरी चलित मेमोरी चिप को हम सीमॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमॉस कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। अब देखिए अर्धचालक, जब भी अर्धचालक की बात करेंगे बच्चे तो क्या होगा? अर्धचालक, चालकता धातु और अधातु के बीच, धातु और अधातु के बीच, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता धातु एवं अधातु के बीच में हो, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। और यहां ध्यान में रखना है कि अर्धचालक जैसे ही चर्चा करें तो अर्धचालक, याद रखिएगा, ये दो प्रकार का होगा। पहला हो गया क्या? शुद्ध अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक। याद रखना है कि ये जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है आपको? ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक है। और एक होता है बाह्य अर्धचालक। तो वह अर्धचालक जिसमें, ठीक है, जिसमें शुद्ध अर्धचालक में कुछ पदार्थ अशुद्धि के रूप में चालकता को बढ़ाने के लिए मिला देते हैं, ऐसे अर्धचालक को हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का होगा, एन और पी टाइप। एन मतलब क्या हुआ? निगेटिव, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या
ज्यादा हो, और पी मतलब क्या हुआ, जिसमें होल्स की संख्या ज्यादा होगी, किसकी अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा। तो ध्यान में रखिए, इसे ही पी टाइप बोलते हैं, होल्स अधिक और इलेक्ट्रॉन्स कम। तो पी टाइप होल्स ठीक है कम और इलेक्ट्रॉन्स अधिक, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि अर्धचालक में ठीक है आपको यदि अशुद्धि मिला दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को डोपिंग कहेंगे, और डोपिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अर्धचालक की चालकता को बढ़ा देते हैं और इसके आधार पर एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, सीमॉस बैटरी चालित मेमोरी चिप है, एकदम ध्यान में रखना है, सीमॉस बैटरी चालित मेमोरी चिप है। और मेमोरी चिप किसका बनता है, तो अर्धचालक का बनता है। अर्धचालक की चालकता क्या होती है, तो चालक और कुछ चालक और ठीक है धातु और अधातु के बीच होता है। याद रखिए, अर्धचालक की चालकता चालक और कुचालक के बीच होगा, चालक और कुचालक के बीच होगा। और अर्धचालक कैसे बनता है मैंने बता दिया कि कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यही बात मैंने यहां भी लिखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन की संयोजकता क्या होती है। तो ये देखिए H2C2O4 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब हाइड्रोजन है, इसका निकालना है कार्बन का, मान लेते हैं X है, तो भैया यहां पर क्या होगा, तो H2 तो ये देखिए 2 और ठीक है 1 × 2 हो गया, प्लस ये 2 × X हो गया, और O ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी देखिए कितना होगा, तो ठीक है -2 होता है, -2 × 4, यानी कुल इसकी संयोजकता क्योंकि यौगिक है इसकी कुल संयोजकता कितनी होगी, या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां देख लीजिए 2 + 2x - 8 = 0, तो 2x - 6 = 0, तो x बराबर क्या हुआ 6/2 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो आंसर मारिए क्या होगा 3 हो जाएगा। तो देखिए मैंने कैसे बनाया, मैंने बनाया कि डायरेक्ट इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी कितना होगा, तो +1 होता है, तो भैया इसको गुना कर दिया मैंने। ठीक है, कार्बन का मैंने x मान लिया, ऑक्सीजन का सभी ठीक है ऑक्सीजन का स्वतंत्र अवस्था में या सामान्य अवस्था में क्या होगा, तो -2 होता है, तो -2 मैंने यहां रख दिया है, और इसके आधार पर मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। तो इसका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। अब यहां पर है अम्ल। अम्ल क्या होता है, तो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देगा, वह पदार्थ जो क्या होगा जलीय विलयन में क्या देगा H+ आयन देगा, वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। और कार्बन क्या होता है, तो कार्बन C परमाणु संख्या 6 होगा, परमाणु संख्या क्या होगा 6 होगा, इसकी संयोजकता क्या होती है 4 होती है, और यह जो है यह इसकी संयोजकता क्या होगी 4 होगी, और यह टेट्रावैलेंट होता है। और कार्बन में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसके कारण यह अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या करता है, जुड़ करके लंबा श्रृंखला, बंद श्रृंखला, शाखित श्रृंखला का निर्माण करता है, और इसे ही क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसे ही कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, कैटिनेशन कहेंगे। तो कितना आसान है निकालना इसका, तो 3 निकल जाएगा भाई साहब, कितना निकलेगा 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए इसके आधार पर मैंने निकाली है। यहां ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस में होगा, सफाई में, धातु कर्म में, दांतों को चमकाने में इसका उपयोग होता है। एकदम बच्चे याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल किस में होगा, तो याद रखिएगा टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कपड़ा धोने का साबुन। बच्चे देखिए कपड़ा धोने का साबुन क्या होता है, तो जब भी कपड़े धोने की साबुन की बात करेंगे तो याद रखिए उच्च वसीय अम्ल का, हायर फैटी एसिड का, उच्च वसीय अम्ल का या तो सोडियम या पोटेशियम लवण होगा, या तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपको साबुन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, साबुन कहते हैं। अब साबुन, ये साबुन हो गया, साबुन कहते हैं, ठीक है। और ये साबुन कैसे बनता है, तो ये अम्ल ले लीजिए, कौन अम्ल, ओलिक एसिड या लिनोलिक एसिड ले लीजिए, या लिनोलिक एसिड ले लीजिए, या क्या ले लीजिए, लिनोलिक एसिड या पामिटिक एसिड ले लीजिए, कोई भी एसिड ले लीजिए। ये सारे वसीय अम्ल हैं, ठीक है। कौन सा अम्ल है, वसीय अम्ल हैं। इसको या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवा दीजिए, तो आपको क्या बनेगा, साबुन बनेगा। और इस ये देखिए, और क्या बनेगा, यहां पर मुक्त होगा ग्लिसरॉल, क्या होगा, ग्लिसरॉल उत्पन्न होता है। तो साबुन और क्या बनेगा, ग्लिसरॉल उत्पन्न होता है, और इसी प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, यानी सेपोनिफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेपोनिफिकेशन
सेपोनिफिकेशन कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, सेपोनिफिकेशन कहते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण होगा। यहां देखिए क्वेश्चन में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे हम याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं, क्या कहेंगे, बेकिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, सोडियम क्लोराइड इसको क्या बोलेंगे, NaCl होता है, इसको टेबल साल्ट कहा जाता है। तो मेरी बात को समझिएगा, क्या कह रहा हूं मैं, कपड़ा धोने का साबुन क्या होगा, तो जब हम साबुन बना रहे हैं उस समय में हम एसिड लेते हैं। कौन एसिड, तो वसी अम्ल, फैटी एसिड लेते हैं। फैटी एसिड में क्या लेंगे, ओलिक अम्ल लेंगे या लिनोलिक अम्ल लेंगे या पामिटिक अम्ल लेंगे। अब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवा देंगे तो साबुन बनेगा। यदि साबुन उच्च वसी अम्ल का सोडियम लवण होता है तो कठोर होगा, इसका उपयोग कपड़ा धोने में करेंगे। यदि साबुन उच्च वसी अम्ल का पोटेशियम लवण होगा तो यह जो है क्या होगा, आपको मुलायम साबुन होगा। और इसी का उपयोग हम लोग करते हैं किसमें भैया, शरीर में लगाने में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और साबुन में उपोत्पाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसरॉल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ग्लिसरॉल उत्पन्न होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कपड़ा धोने वाला साबुन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला उच्चतर वसा अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये देखिए, एक पहाड़ी से 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होता है और तथा 3/5 सेकेंड पश्चात प्रतिध्वनि सुनाई देता है। तो ध्वनि की चाल निकालें। जरा देखिए, ये है, यहां से चला ध्वनि, टकराया और सुनाई दिया, यहीं पर खड़ा है भाई साहब। कितना सेकेंड लग रहा है इसको, समय t बराबर लग रहा है 3/5 सेकेंड। और देखिए दूरी कितना, 100 मीटर, दूरी कितना, 100 मीटर। भाई साहब अब देखिए, ठीक है, आपको निकालना है चाल, ध्वनि की चाल, ध्यान दीजिएगा जरा, ध्वनि की चाल निकालनी है आपको, चाल निकालनी है। क्या होगा, तो दूरी 200 मीटर, 100 + 100 कितना, 200 मीटर। समय कितना, तो समय हो गया कितना, तो 3/5। चलिए ऊपर लेके चलिए, ठीक है, 1000 बटे क्या हो गया 3, यानी 333 पॉइंट समथिंग, जो भी कीजिए, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। देखिए आंसर कौन सा होगा, तो ए नंबर आंसर होगा। अब यहां पर बात आ रहा है प्रतिध्वनि। भाई साहब हम बोले हेलो और एक बार ध्वनि टकरा करके आया, 1/10 सेकंड में टकरा के आया, तो दो ध्वनि आपस में जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 16.6 मीटर या 17 मीटर होनी चाहिए, 16.6 मीटर या 17 मीटर होनी चाहिए। और ध्यान में रखिएगा बच्चे, क्या ध्यान में रखना है कि प्रतिध्वनि के उपयोग क्या होगा, तो सोनार जो है, सोनार SONAR, सोनार कहते साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसके द्वारा हम समुद्र की गहराई प्रतिध्वनि विधि द्वारा निकालेंगे। अब देखिए हृदय का धड़कन देखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आला लगाते हैं। तो ये आला जो है ये किस विधि पर काम करेगा, प्रतिध्वनि विधि पर। और देखिए दो पहाड़ों के बीच की दूरी आप निकालेंगे, प्रतिध्वनि विधि द्वारा निकालेंगे। तो एकदम याद रखना है बच्चे, क्योंकि पूछेगा प्रतिध्वनि किस घटना पर आधारित, तो ध्वनि के परावर्तन पर, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर इको बेस्ड होता है। तो ये बच्चे एकदम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपको। तो इसी को मैंने डिस्कस किया है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है। यहां देखिए हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र क्या होता है। हेमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वह, ठीक है, वह ठीक है, रक्त, लाल रक्त में ऑक्सीजन को कैरी करता है। लाल रक्त में क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का कार्य करता है, ढोने का कार्य करता है। और ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से विखंडन हो जाएगा, यानी पहले ये जुड़ेगा, फिर ठीक है धीरे धीरे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसका जो ग्राफ होगा वो सिग्मोइड ग्राफ होता है। कौन सा ग्राफ होता है, सिग्मोइड। यहां से देख लीजिए क्या क्या आपको देखना है कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है जो हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। हीम फेरस आयन होता है, और यह ठीक है, फेरस आयन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है।
है और पुनः यह टूट करके बाहर निकल जाता है और ये ऑक्सीजन बाहर कोशिका को मिल जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है फिर आपको हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। ये कंप्लीट वक्र जो होता है वह सिग्मोइड ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ होगा? सिग्मोइड ग्राफ होता है। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे मेरे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या मैंने लिखा है। यहां देखिए सिग्मोइड ग्राफ भी मैंने बनाया है। तो ये कौन सा ग्राफ होगा? सिग्मोइड ग्राफ होगा। ध्यान दीजिएगा कौन सा ग्राफ होगा? सिग्मोइड ग्राफ होता है। हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन चक्र सिग्मोइड होता है और लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होगा? हेमोग्लोबिन के कारण होगा। कल मैंने आपको बताया था या पिछले डिस्सेट में मैंने आपको बताया था कि देखिए हिपेरिन, हिस्टामीन और ठीक है, हिपेरिन क्या होगा? तो आपके रक्त वाहिनियों में जो रक्त होता है उसको जमने नहीं देगा। फिर देखिए आपको क्या होगा? हिस्टामीन जो है वो क्या कर रहा है? रक्त वाहिनी जो है उसको फैला करके रखता है। तो ये सब बातें याद रखनी है, बार बार आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है कि 126 किलोमीटर की चाल से कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है। पत्थर द्वारा ठीक है कितनी ऊंचाई ग्रहण की जाएगी? ये देखिए ये पत्थर है, इसको फेंक रहे हैं भाई साहब। कितने वेग से? तो 126 किलो। यू महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होता है? 0 होता है। एकदम याद रखिएगा। अब देखिए 126 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटा इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। 5/18 18 7 26 से ठीक है, यानी 35 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा? गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, चूंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो g निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। तो u स्क्वायर माइनस क्या हुआ? 2g है। अब h का मान निकाल लीजिए क्योंकि v का मान क्या हुआ? 0 है। तो h बराबर क्या होगा? u स्क्वायर अपॉन 2g हो गया, 2 इंटू g हो गया। तो u का मान कितना हो गया? 35 गुना 35 बटे 2 गुना 10। भैया इसको काट देते हैं। क्या करते हैं? काट देते हैं। क्या हो जाएगा कि 5 दूनी 10, 5 7 35। देख लीजिए 4 आ गया नीचे में, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 5 35 के 5 हाथ में कितना बचा? 3, 7 21, 3 24 हो गया। भागा कर दीजिए कितना से? 4 से। काटिए 4 6 24, ठीक है। 4 6 24, 4 का 4 2 5, यानी 61.25 मीटर आ गया। देखिए क्या मैंने किया यहां पर, मैंने सबसे पहले ठीक है आपको 126 किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने मीटर पर सेकंड में बदल लिया। और आपको याद रखिएगा यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो महत्तम ऊंचाई पर जाने के बाद वेग का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको -gt से उसका वेग घटता जाता है और महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। जैसे वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसका वेग +gt से बढ़ता जाता है। जैसे ही पृथ्वी के पास आएगा तो जैसे ही टकराएगा उसका वेग क्या होगा? u हो जाएगा, जो प्रारंभिक वेग के क्या होगा? बराबर होगा। तो याद रखना है इस बात को जो मैंने आपको बताया। जैसे वस्तु को मैंने ऊपर फेंका, ध्यान दीजिए, जैसे वस्तु को मैंने ऊपर फेंका उसका वेग -gt से घटता गया। महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा हूं मैं। तो वही मैंने सॉल्यूशन में भी किया है। देखिए ठीक है, महत्तम ऊंचाई पर डायरेक्ट मैंने v स्क्वायर बटा 2g निकाल लिया और ये देखिए इस गति के समीकरण का उपयोग मैंने किया और ऊंचाई कितना आ गया? 61.25 मीटर आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता क्या होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। देखिए आपको पता है कि किसी वस्तु को ऊष्मा अगर देंगे, किसी वस्तु को ऊष्मा दीजिए, ऊष्मा Q दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? Q। तो ये क्या होगा? पहला नंबर द्रव्यमान का समानुपाती द्रव्यमान का। दूसरा ठीक है तापमान में वृद्धि का भी क्या होगा? समानुपाती होगा। अब दोनों को मिला दीजिए। Q बराबर क्या होगा? Q समानुपाती m इंटू डेल्टा टी हो गया। अब देखिए Q बराबर C m डेल्टा टी हो गया। अब C का मान निकालते हैं भैया। C बराबर Q बटे m इंटू डेल्टा टी हो गया। Q बटे m इंटू डेल्टा टी। अब देखिए मोलर के लिए इसको n से गुना कर दीजिए, यानी 1 मोल के लिए तो ये हो गया, n मोल के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। n इंटू m को हमने क्या कर दिया? म्यू कर दिया। तो क्या हो जाएगा? Q बटे म्यू इंटू डेल्टा टी हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, इसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी C बराबर क्या हो गया? Q बटे
m इंटू डेल्टा टी था भाई साहब, मैंने इसमें n गुना कर दिया और इसी को मोलर द्रव्यमान मैंने मान लिया म्यू, और इंटू क्या हो गया डेल्टा टी हो गया, और ऊपर में तो q है ही जी, तो c बराबर क्या हो गया q बटा म्यू इंटू डेल्टा टी। देखिए कौन सा है, c बराबर, ठीक है, क्या होगा 1 बटा म्यू इंटू क्यू बटा डेल्टा टी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपको आंसर है, कौन सा है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, जरा मेरी बात को समझिए, क्या मैं बता रहा हूं, मेरी बात को पहले समझिए, क्या मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1 केजी वस्तु का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना उष्मा दिया जाता है उसे ही विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अगर आप आग के पास ऐसे बैठे हुए तो क्या होगा भाई, आपके शरीर पर पूरा उष्मा फैलेगा। तो मैंने क्या किया कि किसी वस्तु को दी गई उष्मा उसके द्रव्यमान का क्या हुआ, समानुपाती हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका शरीर गर्म होगा या नहीं होगा, तो गर्म होगा भाई, तो गर्म होगा तो आपके तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो दोनों को मिला दीजिए, Q बराबर क्या हुआ, C m डेल्टा T हो गया। इसी को तो विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। यहां C क्या हो गया, विशिष्ट उष्मा हो गया बच्चे, C क्या हो गया, विशिष्ट उष्मा हो गया। C बराबर Q बटा m इंटू डेल्टा टी। अब देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक होगा जूल पर केजी इंटू केल्विन, जूल पर केजी इंटू केल्विन होगा इसका मात्रक, क्या होगा, जूल पर केजी इंटू केल्विन होगा। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान में रखें, किसी वस्तु के 1 केजी का द्रव्यमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही तो विशिष्ट उष्मा कहते हैं। और सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा हाइड्रोजन का, उसके बाद किसका, तो जल का। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में किसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होगी, हाइड्रोजन रहेगा नहीं, जल रहेगा, तो जल की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है। चलिए तो ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। देखते हैं बच्चे क्या हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्न में कौन सा एक जैव उर्वरक है, तो भाई सबसे पहले आप जैव उर्वरक लेग्यूम के मूलों के राइजोबियम में होता है, फिर मैं इस पर आऊंगा। अब देखिए ये क्या है, आपको पौधा है, ये लेग्यूम है, और यहीं इसी का ये क्या है, लेग्यूम, दलहनी पौधा। लेग्यूम मतलब क्या हुआ, दलहनी पौधा है, और इसी पौधा की जड़ में रूट नोड्यूल्स पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, रूट नोड्यूल्स पाया जाएगा, और इसी में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, राइजोबियम जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित कर उसे नाइट्रेट में बदल देता है। किसमें बदल देगा, नाइट्रेट में बदल देगा, और यही नाइट्रेट आपको एमिनो एसिड, और अंत में एमिनो एसिड से क्या बन गया, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो भाई साहब क्या हुआ, दलहनी पौधे में, ध्यान दीजिएगा, फार्म यार्ड खाद में नहीं, ये भी देखिए फंसाएगा आपको, किसमें, तो लेग्यूम के पौधे में राइजोबियम होगा। तो लेग्यूम के पौधे के राइजोबियम में, यानी दलहनी पौधे के, ठीक है, जड़ों में रूट नोड्यूल्स पाया जाता है, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित कर उसे नाइट्रेट में, और ये नाइट्रेट बन गया किसमें, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसे ही जैव उर्वरक कहा जाता है। याद रखिए, जैव उर्वरक में एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोला, एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोला, ये सभी जैव उर्वरक हैं जो नाइट्रोजिनस होते हैं। ये नाइट्रोजनी कारक होते हैं, नाइट्रोजन उत्पन्न करेंगे और नाइट्रेट प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, नाइट्रेट। यहां देख लीजिए भाई साहब, ये क्या है, N है नाइट्रोजन, ये क्या है, P है फास्फोरस, ये क्या है, K है कैल्शियम है, बोलते हैं पोटेशियम है, और इस तीनों को मिला देंगे तो ये मिश्रित उर्वरक बन जाएगा, यानी मिक्स्ड फर्टिलाइजर। कौन सा उर्वरक, मिश्रित उर्वरक बन जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ह्यूमुलस है, और इस ये मिनरलाइजेशन हो गया, और इससे क्या बनेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर बनेगा। तो याद रखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये बृहद पदार्थ हैं। कौन सा पदार्थ है, बृहद पदार्थ हैं, बृहद पोषक पदार्थ हैं जो पौधों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। यानी ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यहां देख लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित उर्वरक कहते हैं। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या बोलेंगे, मिश्रित उर्वरक कहेंगे। लेकिन यदि केचुआ के द्वारा ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार किया जाता है, इसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। वही बात मैंने यहां लिखा भी है, लेग्यूम के मूलों में राइजोबियम एक जैव उर्वरक है। दलहनी पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है जो राइजोबियम होता है, और यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोला आदि जैव उर्वरक हैं। एनपीके को मिश्रित उर्वरक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार
पेयजल में। अब देखिए पोर्टेबल वाटर है, पूरे विश्व में पेयजल कितने हैं तो ध्यान में रखिएगा 2.5 से 3% है, ठीक है। पेयजल हो गया भाई साहब, ये पीने योग्य जल है यानी मीठा जल है, मीठा जल है, और इसमें कैल्शियम कार्बन की मात्रा 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 60 से अधिक होता है तो उस पर हु जो है वो बैंड लगा देता है। ध्यान में रखिएगा पोर्टेबल वाटर है, कौन सा वाटर है, मीठा पेयजल है, मीठा पेयजल होता है, और इसका अधिकतम मात्रा यानी लगभग, ठीक है, लगभग 80 से 82% आपको ग्लेशियर में होता है, और इस आपको लगभग 2% जो जल होता है वो कहां होगा, आपको पीने के लिए उपलब्ध होता है। 12% जो है वो लगभग आपको 12% जो है ग्राउंड वाटर होता है, भूमिगत जल होता है, भूमिगत जल होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर बोल रहे हैं, चूना पत्थर की मात्रा जो है आपके पेयजल में कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक अगर होगा तो आप पर बैंड लगा दिया जाता है, देखिए उस पानी को पीने से अयोग्य मान लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में 0 से 60 मिलीग्राम प्रति लीटर CaCO3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसे चूना पत्थर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। गोबर गैस, ध्यान दीजिएगा, गोबर गैस किसका मिश्रण, तो ये मिथेन हो गया, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, इसे ही आपको गोबर गैस कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, ये देखिए, ये 1 का 3 नंबर। कोल गैस, यह हाइड्रोजन होगा, मिथेन होगा और कार्बन मोनोक्साइड होगा, और ठीक प्रोड्यूसर गैस CO+N2 होता है, CO+N2 होता है। वाटर गैस CO+H2 होता है। तो भाई साहब 1 का 3 पकड़ में आ गया, पहला ही नंबर आपको आंसर हो जाएगा, 1 का 3 नंबर। अब जरा देखिए, अगर हम हरित पदार्थों को, ठीक है, छोड़ देते हैं और उसमें गोबर भी मिला देंगे तो धीरे धीरे उसका किण्वन हो जाएगा और मीथेन गैस प्लस CO2 प्लस H2S गैस निकलेगा, इसे ही गोबर गैस कहते हैं। और गोबर गैस प्लांट का निर्माण सबसे पहले किया था CB देसाई ने, एकदम ध्यान में रखिएगा, गोबर गैस प्लांट का निर्माण सबसे पहले CB देसाई ने किया था। प्रोड्यूसर गैस, यह एक सस्ता ईंधन है और इसका प्रयोग जो है, इसका निर्माण जो है, हम लाल तत्व कोयले पर जब वायु प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा, प्रोड्यूसर गैस बनेगा, और लाल तत्व कोयले पर जब जल प्रवाहित करते हैं तो वाटर गैस का निर्माण होता है। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन मैंने किया है, जरा देखिए, ठीक है। वही बात मैंने यहां लिखा, गोबर गैस लिख दिया, कोल गैस भी लिख दिया, प्रोड्यूसर गैस, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रोड्यूसर गैस CO+N2, प्रोड्यूसर गैस CO+N2, ठीक है। वाटर गैस CO+H2, लाल तत्व कोयले पर जब वायु प्रवाहित करेंगे, लाल तत्व कोयले पर जब वायु प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोड्यूसर गैस, और लाल तत्व कोयले पर जब जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, तो यह बनेगा वाटर गैस का निर्माण होगा। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंप्यूटर भाषा आई है, देखिए बेसिक कंप्यूटर भाषा आई है कब, चतुर्थ पीढ़ी में आया है, 4th जनरेशन में आया है। मैंने आपको बताया है कि जनरेशन में, पहला जनरेशन में क्या होगा, तो पहला जनरेशन में याद रखिएगा, पहला जनरेशन में जो था वैक्यूम ट्यूब्स था, दूसरा जनरेशन में क्या था, सेमीकंडक्टर था, तीसरा जनरेशन में क्या था, तो चिप का निर्माण हो गया, और चौथे जनरेशन में क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, और 5वें जनरेशन में क्या होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी वही चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये चतुर्थ पीढ़ी में बेसिक कंप्यूटर भाषा आई, और अभी वर्तमान में बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, C++, ओरेकल, याद रखिएगा ओरेकल, फिर क्या लाइनेक्स, ठीक है, ये देखिए ये सब का प्रयोग करते हैं। और ध्यान में रखिए मेरी बात को कि हमारा जो वेबसाइट बना होता है, वेबसाइट बना होता है, वेबसाइट जो बना होगा, ठीक है, ये देखिए वेबसाइट जो बना होता है उस पर देखिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और ये देखिए HTTP, ये क्या होता है, ये प्रोटोकॉल होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और ये प्रोटोकॉल बेस्ड होता है, ठीक है, TCP/IP पर, यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित होता है। इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, आपको इंटरनेट पर कार्य करते हैं। तो बच्चे ये आपका सेट है आज का, और मैं अंत में ये देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, ठीक है, कि बेसिक कंप्यूटर भाषा आई चतुर्थ पीढ़ी में। वर्तमान में 700 कंप्यूटर लैंग्वेजेज है, C++, A+, सेसिल, क्रिप्टल आदि प्रमुख कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो बच्चे मैं यही आज गुजारिश करूंगा आपसे
कि बच्चे पढ़िए, क्योंकि एनटीपीसी का भी डेट दे दिया है और आपको अगर सफल होना है तो मेरे से जुड़िए। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जितने भी बच्चे आप लोग हैं सब एक दूसरे से शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठाइए, क्योंकि ये किताब आपके लिए मैंने बनाया है। जब तक आप सफल नहीं होंगे मैं कहाँ से सफल होऊंगा? मैं तो दीन हूँ आपके, ठीक है, आपके कारण ही मैं हूँ, अगर आप नहीं तो मैं कहाँ। मिलते हैं इसी बात से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।